जब जीएसटी आ गया तो वाणिज्य कर क्यों जारी रखा गया है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप हीगल और मार्क्स की तुलना कर सकती हैं? मुझे ये बताएं, साइबर तहसील क्या होती है? मैं आई कमिंग मैम? कम इन। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। जी, बैठिए नमस्ते मोना, सर। बैठ जाइए। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए। जी सर। सर मेरा नाम मोना दांगी है और सर मैं मध्य प्रदेश के अशोकनगर ज़िले की निवासी हूँ। सर मैंने अपनी स्कूली शिक्षा अशोकनगर से ही पूर्ण की है। उसके बाद सर मैंने स्नातक में गणित, भौतिकी और रसायन विषयों के साथ स्नातक अपना पूर्ण किया है। सर उसके बाद मैंने अपनी स्नातकोत्तर की शिक्षा राजनीति विज्ञान विषय के साथ इंदौर से ही पूर्ण की है। सर सुडोकू हल करना और मंच संचालन मेरी रुचि के क्षेत्र हैं और सर वर्तमान समय में मैं वाणिज्यिक कर निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। ठीक है, तो आपने साइंस ग्रेजुएशन में पढ़ा, फिर छोड़ क्यों दिया उसे? जी सर। सर ग्रेजुएशन के साथ ही मैंने राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी प्रारंभ की थी चूँकि तो सर मुझे राजनीति विज्ञान जो विषय है वो उसमें काफ़ी रुचि हुई सर। इस कारण से मैंने उसको उच्च शिक्षा के लिए चुना और सर साथ में राजनीति विज्ञान प्रशासन से जुड़ा हुआ भी है करीबी तौर पर सर। इस कारण मैंने उच्च शिक्षा उसमें पूर्ण करना। आप वाणिज्य कर निरीक्षक हैं? जी सर। वाणिज्य कर क्या होता है? सर व्यापार और वाणिज्य पर लगने वाले कर वाणिज्यिक कर होते हैं सर। अप्रत्यक्ष कर होता है ये एक। जीएसटी से कैसे अलग है? सर जीएसटी वाणिज्यिक कर का एक प्रकार है सर। जैसे पहले मल्टीपल वाणिज्यिक कर हुआ करते थे, वर्तमान समय में उनका एकीकरण कर उनके स्थान पर जीएसटी लाया गया है। तो अब वाणिज्य कर को जारी रखने का क्या तर्क है? जब जीएसटी आ गया तो वाणिज्य कर क्यों जारी रखा गया है? सर जीएसटी अभी सभी उत्पादों पर लागू नहीं हुआ है। कुछ स्थानों पर वैट वर्तमान समय में भी लागू है। तो सर एक व्यापक शब्द है वाणिज्यिक कर जो सबको। ये बताइए कि इस साल जो बजट पेश किया गया उसमें जीएसटी का अनुमानित संग्रह कितना है और वाणिज्य कर का कितना है? जी सर। सर मध्य प्रदेश में सर मध्य प्रदेश में 2024-25 में लगभग 36,000 करोड़ है जीएसटी का संग्रह। और सर सभी वाणिज्यिक करों का मिलाकर सर माफ़ी चाहती हूँ, डेटा याद नहीं कर पा रही हूँ, पर सर इससे अधिक ही है क्योंकि उसमें वैट और अन्य कर भी सम्मिलित हुए। ठीक है। वाणिज्य कर प्रत्यक्ष कर होता है या परोक्ष कर? सर परोक्ष कर होता है। परोक्ष कर में करापात और कराघात का व्यवहार कैसा होता है? सर परोक्ष कर में करापात और कराघात भिन्न भिन्न बिंदु पर होते हैं। ठीक है। और प्रत्यक्ष कर में? सर प्रत्यक्ष कर में करापात और कराघात एक ही बिंदु पर होते हैं। तो इसका मतलब कि जब परोक्ष कर में अलग अलग बिंदुओं पे होते हैं तो किसी एक भार को टालना संभव है? जी सर। दोनों ही भार के दो प्रकार है, कर भार के। तो किसे टालना संभव है? करापात को टालना संभव है कि कराघात को? सर करापात को टाला जा सकता है आईटीसी के द्वारा, जैसे जीएसटी में होता भी है सर। इनपुट टैक्स जो रहता है सर उसका क्रेडिट अगले चरण में पहुंच जाता है, जिससे जहां कराघात हो रहा है वास्तविक रूप से अंतिम रूप से वही कर का वहन करता है। ठीक है। आपका जो कार्यालय है वो चेतक चैम्बर में है? जी सर। चेतक नाम का एक कैरेक्टर हिस्ट्री में बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी सर। कौन है वो कैरेक्टर? सर महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम चेतक था। अच्छा जी सर। क्या खासियत थी उस घोड़े की? सर उसे सामान्यतः उसकी वीरता के लिए और साहस के लिए इतिहास के पन्नों में याद किया जाता है। सर ऐसी लोक किंवदंती भी है कि जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें जब महाराणा प्रताप जी चोटिल हो गए थे, काफ़ी घायल हो गए थे, तब सर उनकी प्राणों की रक्षा की थी चेतक ने अपने सूझबूझ के साथ काम लेकर, और वहाँ से उन्हें सर सुरक्षित निकाला था। लक्ष्मीबाई जी का भी घोड़ा काफ़ी लोकप्रिय है। जी क्या नाम था उसका? सर उसका नाम पवन था सर। उसकी क्या खासियत है? उसे क्या हम याद रखते हैं? सर उसे याद करने का भी एक कारण यही है सर, उसकी वीरता और बहादुरी के कारण। सर उसके संबंध में एक लोक किंवदंती इस प्रकार की प्रचलित है कि एक बार सर ग्वालियर के किले पर से भी झांसी की जो रानी है सर उनको सुरक्षित बाहर निकाला था, तो सर बहुत ऊंचाई से सर लंबी छलांग मारकर और सर उनके जीवन की रक्षा की थी। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न है वो ना। जी सर। चूँकि आप इंदौर में पदस्थ हैं। जी सर। ये बताएं कि इंदौर को पन्ना का शहर, एमरल्ड सिटी क्यों कहते हैं? सर माफ़ी चाहती हूँ, मुझे इसके विषय में जानकारी नहीं है सर, मैं जाकर इसका अध्ययन करूँगी। ठीक है। मोना जी। जी मैम। मध्य प्रदेश के ऐसे कौन कौन से प्रशासनिक और राजनीतिक पद हैं वर्तमान में जिन पर महिलाएं हैं? जी सर। जी मैम। बड़े प्रशासनिक पद। हाँ। और राजनीतिक पद। मैम
राजनीतिक पदों में कैबिनेट मंत्री महिलाएं हैं मैम। कितनी हैं? मैम 5 कैबिनेट मंत्री हैं। कौन कौन? मैम सुश्री निर्मला भूरिया जी हैं, श्रीमती संपतिया उइके जी हैं। सॉरी मैम, फिलहाल में इतने ही नाम याद। और प्रशासनिक पदों में जैसे कि मुख्य सचिव या इस स्तर के पदों पर कहीं महिलाएं हैं? जी मैम। मैम वर्तमान समय के पूर्व श्रीमती वीरा राणा जी मुख्य सचिव थी मध्य प्रदेश की। वर्तमान में कौन है? मैम वर्तमान में श्री अनुराग जैन जी हैं। ठीक है। और मध्य प्रदेश में महिला आयोग है? जी मैम। उसकी अध्यक्ष कौन है? हाँ जी मैम। मैम माफ़ी चाहती हूँ, उनका नाम कोई याद बात नहीं। मोना, पॉलिटिकल साइंस में आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, विज्ञान से आप राजनीति विज्ञान की तरफ आई, तो जाहिर सी बात है कि आपको उसमें दिलचस्पी होगी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भारतीय राज व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ये दोनों पेपर हटा के कौन से ऐसे पेपर हैं पॉलिटिकल साइंस के जो आपने पीजी में पढ़े हैं और जिनको पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आया? जी मैम। मैम पीजी में एक मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था करके भी हमारा पेपर था, उसको मैंने पढ़ा है। मैम भारत की विदेश नीति, मैम अंतर्राष्ट्रीय, वो तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आएगा। जी मैम, वो उसमें आएगा। और मैम भारत के राजनीतिक विचारक और पाश्चात्य राजनीतिक विचारक पढ़े आपने। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप हीगल और मार्क्स की तुलना कर सकती हैं मेरे लिए? जी मैम। मैम हीगल ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की परिकल्पना दी थी, जिसमें नैतिकता को उन्होंने स्थान दिया था, और मैम मार्क्स ने उसी को आगे बढ़ाते हुए उसमें भौतिकवाद का समन्वय किया। किस प्रक्रिया के द्वारा जो है उन्होंने बताया कि जो चीज़ें हैं, जो निष्कर्ष हैं वो निकलेंगे, उसके पहले वो प्रक्रिया उन्होंने एक बताई। जी मैम। वो क्या प्रक्रिया थी? भौतिकवाद की, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, या जो भी आपने द्वंद्व का नाम लिया, वो द्वंद्व किस तरीके से सामने आएगा? मैम वो सिद्धांत इस तरह से है कि पहले कोई वाद होता है, अर्थात कोई विचारधारा होती है, तो मैम उससे विपरीत विचारधारा भी होती है जिसे प्रतिवाद कहा गया है। फिर मैम इन दोनों से एक निष्कर्ष निकलता है जिसे संवाद कहते हैं। मैम आगे चलकर यही संवाद पुनः वाद में परिवर्तित हो जाता है और ये साइकिल निरंतर चलती रहती है। ठीक है। बेंथम की एक थ्योरी थी उपयोगितावाद की। जी मैम। है ना? उपयोगितावाद की थ्योरी को वर्तमान समय में नीतियों को लागू करने की, नीति निर्माण और लागू करने की दिशा में आप कितना सहयोगी मानती हैं? आपको लगता है उनकी प्रासंगिकता है अभी वर्तमान में? मैम उपयोगितावाद चूँकि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुखों पर केंद्रित है, जबकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और मैम यहाँ पर हम बहुमत का शासन भी है चूँकि, लेकिन मैम वंचित वर्गों को पीछे नहीं छोड़ सकते, उनको भी साथ में लेकर चलना रहता है। तो उपयोगितावाद में क्या वंचित वर्ग के लोगों को छोड़ देते हैं? मैम उसमें एक तरह से अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का अर्थ है, उसमें मुझे ये लगता है कि है। अगर अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात की जाएगी तो उसमें उन लोगों को भी फायदा मिल जाएगा, वंचित वर्गों को। जी मैम। क्या या इसमें ये संभावना भी हो सकती है कि ना मिले? मैम कुछ लोगों की, हाँ मैम, कुछ लोगों की छूटने की सदैव उसमें संभावना। अच्छा, उपयोगितावाद जब बेंथम ने दिया तो उन्होंने ये बताया, एक फॉर्मूला बताया कि इस फॉर्मूले के आधार पर हम ये तय करेंगे कि इसका अंतिम परिणाम सुख होगा या दुख होगा। क्या आप वो जानती हैं वो क्या फॉर्मूला था? जी मैम। मैम मैंने उसका अध्ययन किया पर मैं अभी याद नहीं कर पा रही। हाँ, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी उससे प्राप्त होने वाले समस्त सुखों को एक तरफ और समस्त दुखों को एक तरफ लिखेंगे और फिर उसमें मैथ्स लगाएंगे, और अगर अंतिम निर्णय सुख का आया तो उसको लागू करेंगे, दुख का आया तो नहीं लागू करेंगे। तो इससे तो हो सकता है कि इनके छूटने की संभावना कम हो जाए। जी मैम, कोई बात नहीं, आप इसको देखिएगा। आप मुझे ये बताइए मोना जी कि जब हम इंडियन थिंकर्स की बात करते हैं उसमें कौटिल्य को हम लोग पढ़ते हैं, और आपने तो वैसे भी पढ़ा होगा, पॉलिटिकल साइंस से इतर भी पढ़ा होगा। कौटिल्य के बहुत सारे विचार हैं, और कौटिल्य के उन विचारों में से एक थ्योरी है 60 गुण्य नीति की, 6 फोल्ड पॉलिसी। जी मैम। वो क्या है? मैम उसमें उन्होंने 6 ऐसे गुण बताए गए हैं, 6 ऐसी प्रक्रियाएं बताई हैं जिन्हें किसी भी राष्ट्र को उसकी विदेश नीति का संचालन करते समय अपनाना चाहिए। हाँ, तो वो कौन कौन सी 6 गुण या प्रक्रियाएं हैं? मैम उसमें 6 गुणों में संधि, सॉरी मैम, ठीक है, सामसर्य है मैम, सामसर्य है, आसन है, द्वैधी भाव है। मैम मैं अभी सभी के नाम याद नहीं कर पा रही हूँ, मैंने पढ़ा है मैम, इसका अध्ययन करूँगी। कोई बात नहीं, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। मोना, आप पानी चौपाल के बारे में सुना है आपने? जी सर। क्या है ये बताइए। सर ये जल संरक्षण के प्रति जागरूकता का प्रसार करने के लिए पानी चौपाल का आयोजन किया जाता है, जिसमें जन भागीदारी के द्वारा जल संरक्षण, जल प्रबंधन की जो नीतियां हैं सर, उनको धरातल स्तर पर लागू करने के प्रयास किए जाते हैं। किस स्कीम के अंतर्गत पानी चौपाल का आयोजन किया जाता है? सर
जल संरक्षण से संबंधित जो विभिन्न नीतियां हैं सर, जैसे एक पर्टिकुलर स्कीम है, एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। सर यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अनुमान लगा सकती हूँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लगाइए। सर संभवतः जल गंगा संवर्धन अभियान। बिल्कुल ठीक बता रही हैं। कब शुरू हुआ था ये अभियान? सर 30 मार्च 2025 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है। एक विशेष नदी के तट से इसकी शुरुआत की गई थी, कौन सी नदी थी वो? सर माफ़ी चाहती हूँ, उसका नाम याद नहीं कर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप बता रही थी कि इस स्कीम, इस पहल के अंतर्गत लोगों को ये बताया जाता है कि जल संरक्षण कैसे करना है। जी। क्या क्या वो तरीके हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी रूप से कारगर हो सकते हैं जल संरक्षण के संबंध में? जी सर। और सर ग्रामीण क्षेत्रों में जो पहले से परंपरागत संरचनाएं बनी हुई है जल के संरक्षण के लिए, जैसे बावड़ियाँ हैं या फिर तालाब हैं, तो सर उनकी मरम्मत करना, उनका पुनरुद्धार करना। और सर चूँकि वहाँ पर कृषि क्षेत्र अधिक होता है तो सर खेतों में खेत तालाब का निर्माण करना, ये सर उपाय हो सकता है। सर इसके अलावा छत जल संग्रहण कर सकते हैं। इसी में एक जो बात लोगों को बताई जाती है वो ये भी है कि वो ऐसी फसलों का चुनाव करें जिसमें कम पानी की ज़रूरत होती है। जी सर। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स यूज़ ना करें। जी सर। तो मुझे ये बताएं कि वो कौन सी फसलें हैं जहां अत्यधिक पानी की ज़रूरत होती है और वो कौन सी फसलें हैं जो कम पानी में भी अच्छी तरीके से उगाई जा सकती हैं। जी सर। सर सामान्यतः जो मोटे अनाज रहते हैं जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी, सर इनके लिए कम जल की आवश्यकता होती है। सर जबकि धान जैसे जो अनाज होते हैं सर, ये इनमें काफ़ी ये जल गहन फसलें हैं तो अधिक जल की आवश्यकता रहती है। ठीक है, आपने मोटे अनाज के बारे में बताया। हाल ही में मध्य प्रदेश से संबंधित किसी महिला को मोटे अनाजों के संरक्षण के संदर्भ में कोई अवार्ड दिया गया था। जी सर। कौन है वो? सर श्रीमती लहरी बाई बेगा जी हैं, जिनको सर पद्मश्री से सम्मानित किया गया है क्योंकि उन्होंने मोटे अनाज के जो बीज थे सर, उसका बीज बैंक का निर्माण किया था सर, जो कि उनके संरक्षण की दिशा में काफ़ी सराहनीय प्रयास है। बहुत अच्छे। मोना, हाल ही में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड्स की घोषणा की गई और मध्य प्रदेश को एक यूनिक इनिशिएटिव के लिए ये अवार्ड मिला था। जानकारी है आपको क्यों दिया गया था मध्य प्रदेश को ये अवार्ड? सर माफ़ी चाहती हूँ, अभी मुझे साइबर तहसील के बारे में सुना है आपने? जी सर, साइबर तहसील। इसी संबंध में मध्य प्रदेश को ये अवार्ड दिया गया। मुझे ये बताएं, साइबर तहसील क्या होती है? थैंक यू सर। सर साइबर तहसील मध्य प्रदेश सरकार की सर एक ऐसी नवाचारी योजना है सर, जिसमें तहसील स्तर पर जितने भी प्रशासनिक समस्याएं हैं उनके समाधान को केंद्रित है। ठीक है। RCMS पोर्टल क्या है? सर माफ़ी चाहती हूँ उसकी जानकारी। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, ई संजीवनी क्या है? जी सर। सर माफ़ी चाहती हूँ, एग्जैक्ट मैं प्रावधान याद नहीं कर पा रही हूँ उसके, ये क्या है? किस चीज़ से संबंधित है? सर संभवतः औषधियाँ जो हैं उनके डिजिटलीकरण के द्वारा। एक बार देख लीजिएगा इसको। ठीक है, ठीक है सर, मैं इसका अध्ययन करूँगी। थैंक यू सर। मोना, जी सर। ब्रिक्स क्या है? सर ब्रिक्स एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो कि सर वैश्विक जो संस्थाएं हैं उनको अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए समर्पित है और सर विकासशील जो राष्ट्र हैं उनमें आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। किसी संस्था को ब्रिक्स बैंक के रूप में भी जाना जाता है? जी सर। उसका औपचारिक नाम क्या है उस संस्था का? सर उसका औपचारिक नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक है। अच्छा, तो उसके शीर्ष पदों पर अभी कौन से व्यक्ति नियुक्त हैं? सर माफ़ी चाहती हूँ, अभी उसके बारे में नियम क्या है? शीर्ष पद पे कौन नियुक्त हो सकता है? सर माफ़ी चाहती हूँ, उसके नियम के विषय में जानकारी नहीं है सर, मैं इसका अध्ययन करूँगी। अच्छा, विश्व बैंक के शीर्ष पद पर क्या कोई भारतीय नियुक्त है अभी? जी सर। सर माफ़ी चाहती हूँ सर, उनका नाम याद नहीं कर पा रही हूँ, पढ़ा था मैंने उनके विषय में। अच्छा, IMF के भी किसी प्रमुख पद पर किसी मूल भारतीय की नियुक्ति है? सर माफ़ी चाहती हूँ, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ सर, इनका मैं अध्ययन कर लूँगी एक बार सबका। इन तीनों संस्थाओं में से किस संस्था में एक महिला नियुक्त हैं जो भारतीय मूल की ही हैं? IMF, विश्व बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक? सर माफ़ी चाहती हूँ, इसके विषय में जानकारी नहीं है सर मुझे, सर मैं इसका कोई बात नहीं। ब्रिक्स की अभी शिखर बैठक हुई थी। जी सर। कहाँ हुई थी? सर ब्राज़ील में हुई थी। ब्राज़ील में कहाँ? सर माफ़ी चाहती हूँ, शहर का नाम याद नहीं कर पा रही हूँ। ब्राज़ील कहाँ स्थित है? सर दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अच्छा, ठीक है मोना, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। आइए बैठिए मोना। जी सर। तो इंटरव्यू तो क्या लग रहा है, ठीक ही लग रहा है? कुछ वैसे बेहतर हो सकता है। जी सर। पिछली बार कितने अंक मिले थे आपको? सर कम अंक मिले थे, कम अच्छा गया था थोड़ा सर इंटरव्यू। कितने? सर 84। 84, हाँ, तो ये खुशी की बात है।
कि 84 मिलने के बाद भी आप कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर बन गई हैं, तो अभी आपके पास 30-40 नंबर बढ़ाने की गुंजाइश बची है। जी सर। तो कि बहुत अच्छी बात है, अगर आप इसका मतलब मेंस में अच्छा स्कोर कर रही हैं तो हाँ, लगा, हम लोग को भी लगा, आपको भी अंदाज़ा होगा ही कि गुंजाइश है, वक्त आपके पास है, 10 दिन से ज़्यादा वक्त है, जी तो सर। उसका उपयोग करें। आपको अंदाज़ा वही लगाना है कि आपसे किस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। जी सर। तो अब चूँकि आप कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में आ गई हैं, हालांकि 2 ही महीने हुए हैं, जी सर। तो आपसे वित्त मंत्रालय से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है सर। तो एक तो आपका काम वही है कि वित्त मंत्रालय के वेबसाइट पे जाइए, इकोनॉमिक्स सर्वे का पहला अध्याय कम से कम पढ़िए, ठीक है सर। और एक वित्त नामक, लोक वित्त नामक एक अध्याय होता है, पब्लिक फाइनेंस, वो भी पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है सर। उसमें आपको ताज़ा तरीन जितने भी आंकड़े हैं, ट्रेंड हैं, और आंकड़े हूबहू याद रखने की कोशिश मत करिएगा, अप्रॉक्सीमेट कर लीजिएगा, ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करिएगा, पिछले 4-5 सालों में कौन कौन से कर किस तरीके से बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। जी सर। और बजट भी पढ़िएगा, बजट ठीक है में सर। मुख्य मुख्य घोषणाएं क्या क्या है, उसमें अंतर्निहित नीति क्या है। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि चूँकि आप प्रशासन के समुदाय के सदस्य हैं, तो पूरे मंत्री परिषद को बीच बीच में देखते रहिए, कौन से मंत्री किस विभाग के हैं, और उसमें देखेंगे तो अनायास ही आप महिलाओं के बारे में आपको जानकारी होगी, जी सर। उनके विभाग में कौन सा है। और पॉलिटिकल साइंस की छात्रा होने के नाते भी वो जानना चाहिए, लेकिन अब तो आप चूँकि प्रशासन में ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप बजट पढ़िएगा तो थोड़ा सा केंद्र सरकार वाला बजट भी देख लीजिएगा, उनके वेबसाइट पे भी जाके ठीक है सर। देखिएगा, उसकी संभावना सबसे ज़्यादा है। जी सर। दूसरे स्तर पर है कि चूँकि आपने एमए में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, तो अगर उनको ये देखना होगा कि आपकी समझ की गहराई कितनी है, तो वो पॉलिटिकल साइंस के कुछ सवाल आपसे पूछेंगे। जी सर। जो थिंकर पर भी हो सकता है, अब वो बेंथम ही पूछेंगे जरूर नहीं हो सकता है, रॉल्स पूछ दे, हो सकता है ग्राम से पूछ दे, ठीक है सर, मैं अध्ययन कर लूँगी उसका। हाँ, तो उसमें भी वरीयता क्रम तय कर लीजिए कि भाई कौटिल्य तो जरूर कम से कम पढ़ लीजिएगा। ठीक है। आजकल चर्चा और विवाद में मनु भी रहते हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है। और कौटिल्य की तुलना चूँकि मैकियावेली से होती है, तो वो तो बहुत लोकप्रिय सवाल है, वो सब देखिएगा। ठीक है सर। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जो ख़ास तौर पे प्रशासन के लिए नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपके दायित्व का मूल स्रोत क्या है कि लोगों को, नागरिकों को उनके अधिकार सुनिश्चित कराने होते हैं। जी सर। यही प्रशासन के लिए दायित्व बन जाता है। जी सर। जो प्रियम्बल में कसम खाया है कि हम भारत के लोगों को 3 तरह का न्याय, 5 तरह की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता सुनिश्चित करेंगे। जी सर। तो हम करेंगे, मतलब कौन करेगा? प्रशासन करेंगे। प्रशासन सामाजिक करेगा, न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो वो हर व्यक्ति पे वो दायित्व, हर प्रशासक पे दायित्व है। तो उस लिहाज से देखिएगा कि मूल अधिकार, प्रियम्बल और डीपीएसपी, उससे संबंधित चीज़ों को रिवाइज करके रखिएगा। वैसे पढ़ाई होगा आपने। जी सर। बाकी जनरल नॉलेज की चीज़ है। आप महिला हैं तो महिला और बाल कल्याण से संबंधित जो विषय हैं या जो चुनौतियां हैं, जीके टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि साक्षरता के दर किस ज़िले में सबसे ज़्यादा है महिलाओं के बीच में या सामान्यतः, जेंडर रेशियो सबसे अनुकूल किस में है, मतलब लिंग अनुपात सबसे अच्छा किस में है और क्यों है। इस तरह की भी तैयारी अपनी रखनी चाहिए वक्त का उपयोग करते हुए। ठीक है सर। ठीक है। आपका परफॉर्मेंस हमारी नज़र में तथ्यात्मक रूप से लगा कि थोड़ा थोड़ा तैयारी की ज़रूरत है, इसलिए आपको कंटेंट पे गौर किया जा रहा है, चाहे वो कार्यक्रम से संबंधित सवाल हो या थॉट वाला था। बाकी आपका व्यवहार और आचरण काफ़ी शालीन है, प्रवेश अच्छा है, बैठने की भंगिमा अच्छी है, और अधिकारी में जो गुण देखना की अपेक्षा रखी जाती है कि कुर्सी पे जो व्यक्ति बैठा है उसमें अधिकारी लायक गुण है कि नहीं, वो चीज़ें दिख रही हैं। परिधान अच्छा है, बैठने की भंगिमा आपकी ठीक है, थैंक यू। पोस्चर स्टेबल है, मतलब शारीरिक भंगिमा स्थिरता है, आई कांटेक्ट वगैरह ठीक है, स्टेबल है। चेहरे का भाव आपका थोड़ा सा निर्लिप्त जैसा दिख रहा है, डिटैच्ड फीलिंग आ रही है, वो अच्छा नहीं माना जाएगा। थोड़ा सा लगे कि आप इन्वॉल्व होके बातचीत कर रही हैं, तो थोड़ा सा खुशनुमा भाव चेहरे पर, प्रफुल्लित भाव चेहरे पर रहेगा तो बेहतर असर डालता है। ठीक है सर। ठीक है। तो कभी कभी मुस्कुरा के, जैसे अभी आप इस तरह से कभी कोशिश करिए कि जवाब दें। ठीक है सर। मुखर आप हैं,
मुखरता और प्रखरता प्रशासकों में अपेक्षा रखी जाती हो। एक बार थोड़ा सा मिशन कर्मयोगी भी संक्षेप में पढ़ लीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। हमारी तरफ से यही सब मशवरे आपके लिए इम्पोर्टेंट लग रहे थे। आपको कोई सवाल अपनी तरफ से पूछना हो तो बताइए। सर जैसे मैंने पहले भी मॉक दिए तो सर कई बार मेरी बोलने की गति थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। सर आज मैंने ट्राई करा कम करने का, तो सर हमें नहीं लगा, हमें उस फ्रंट पे कोई चिंता नज़र नहीं आई। ठीक है सर। अभिव्यक्ति को लेकर, भाषाई शब्द चयन को लेकर कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। और सर स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तो थोड़ी सी मेरी आवाज़ भी शिविर कर रही थी, शायद नर्वसनेस के कारण। तो वो देखिए, वो तो माना जाएगा ना कि आप कोई भी, ये मानव सुलभ है, तो आपसे मैं ये नहीं कहूँगा कि आप दबाव में हैं। इससे तय शुरू में था, लेकिन आपने पिकअप कर लिया, मोमेंटम आपका ठीक है। ठीक है सर। आवाज़ थोड़ा ऊंचा रखेंगे तो और अच्छी बात है। ठीक है सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।